देखिए पेपर का फ्रंट देख के समझ में आ रहा होगा कि साउथ वेस्टर्न रेलवे का पेपर है। ये हुबली डिवीज़न का है ना। SWR का ही है बट हुबली डिवीज़न का है और 16 जून 2022 को एग्ज़ाम हुआ है। LDC का ही है ये। काफ़ी बेहतरीन पेपर है इसका भी। साउथ का पेपर हमने देखा, त्रिवेंद्रम का देखा, हैदराबाद का देखा, साउथ वेस्टर्न रेलवे का एक पेपर हमने पहले भी देखा हुआ है और ये हुबली का भी देख रहे हैं। सब मिला के पेपर ये लगा कि वहाँ पर स्टैंडर्ड अच्छा रखते हैं। स्टैंडर्ड अच्छा मतलब कि थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी ही पड़ती है। ऐसे रटे रटाए सवाल नहीं आते, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते ही आते हैं। तो इस पेपर में भी है। आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो यहीं से धीरे धीरे देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है नेटवर्किंग से। स्टार्टिंग ही नेटवर्किंग से हुआ है इस पेपर में और कह रहा है कि हाउ मेनी कंप्यूटर्स कैन ए /27 नेटवर्क हैव। मतलब एक नेटवर्क है जो /27 पर काम करता है और उसमें कितने होस्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर कहने का मतलब ये होता है कि ये पूछ रहा है कि होस्ट कितने हो सकते हैं। और नेटवर्क क्या है हमारा, /27 का है ना। तो इनके कहने का अर्थ है कि होस्ट कितने आप बना सकते हो। और /27 में क्या हो गया, कितने नेटवर्क बिट हो जाएंगे, 27 यहाँ पे। हाँ, और होस्ट बिट्स कितने हैं, 5। ठीक है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ हमारा जो एड्रेस निकल के आएगा वो आएगा 2 to the power 5 आएगा। हाँ, 2 to the power 5 आएगा। और क्या होता है कि फॉर्मूला कैसा चलता है, होस्ट बिट पूछ रहा है ना, कंप्यूटर पूछ रहा है, तो होस्ट बिट चूंकि 5 है तो हमारा टोटल जो एड्रेस निकल के आएगा होस्ट का वो आएगा 2 to the power 5 -2 क्यों करते हैं, नेटवर्क का। मतलब ब्रॉडकास्ट और एक जो होता है होस्ट। हाँ, मतलब होस्ट बिट्स ऑल जीरोज रहेंगे और एक बार होस्ट ऑल वंस रहेंगे। तो वो वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको छोड़ के बाकी जो बच जाएंगे वो हम काउंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 to the power 5 टाइप नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, मैं ड्रॉ करके लिख देता हूँ। 2 to the power 5 -2 और इक्वल्स टू हमारा आएगा 32 - 2 आएगा 30। तो ये 30 कंप्यूटर, 30 नेट जो है होस्ट हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं /27 नेटवर्क के लिए। यानी जहाँ पर नेटवर्क बिट्स 27 है और होस्ट बिट्स 5 है, वहाँ पर हम लोग इस तरीके के फार्मूला का उपयोग करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा B। कितना है वो, 30। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 30। ओके, ये हो गया। और ये इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये /27 का मतलब ये हो गया कि 27 नेटवर्क बिट है, तो 32 ही होते हैं एक IP वर्जन 4 IP एड्रेस में। तो उसमें से बच गए कितने, 5, वो होस्ट बिट हो गए और उसमें ये फॉर्मूला इस तरीके से चलेगा। ठीक है, सोफोमेट्रिक वोल्टेज रटाया क्वेश्चन आप लोगों को पहले से पता है, 2 मिलीवोल्ट होगा। 2 मिलीवोल्ट किधर है भाई, 2 मिलीवोल्ट हो गया यहाँ पे, है ना। चलो ओके, अभी भारतीय रेल में UTS का मुख्य आदेश पूछ रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है अनरिजर्व टिकट्स। हाँ, अनरिजर्व टिकट्स है, PRS होता तो रिजर्व टिकट्स हो जाता। फ्लाइट बुकिंग भी होती है लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, वो IRCTC के थ्रू होता है। और फ्रेट बुकिंग के लिए हमारे पास में नेटवर्क है, वॉइस है, उसके थ्रू हम लोग फ्रेट बुकिंग भी करते हैं। तो यहाँ UTS पूछ रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे अनरिजर्व टिकट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है
4th नंबर क्वेश्चन है, अच्छा मैं लिखता भी चलूँ तो सही रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी है ना, तो चलो सी टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन ए है, ए टाइप कर देता हूँ। ओके, अभी 4था नंबर क्वेश्चन है, इन अ क्लस्टर ऑफ सेल्स द मेन ट्रांसमीटर रिसीवर एंड एंटीना सिस्टम, जो BTS है वो कहाँ प्लेस किया जाता है। तो पिछले दिन याद है, हाँ, हम लोगों ने हेक्सागोनल एक फॉर्मेट देखा था जिसमें बहुत सारे सेल थे और सब सेल को मिला के वो क्लस्टर बनता है, और उस क्लस्टर का जो सेंटर होता है वहाँ पर BTS टावर होता है। ये सवाल उसी से रिलेटेड पूछा गया है कि इन ए क्लस्टर ऑफ सेल्स द मेन ट्रांसमीटर रिसीवर एंड एंटीना सिस्टम यानी BTS कहाँ प्लेस किया जाता है, तो वो एट द सेंटर ऑफ सेल प्लेस किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था एग्जाम के हिसाब से। चलिए 4 हो गया। ओके, 5वां क्वेश्चन है, ये भी देखिए उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। CCI जो पढ़ रहे थे हम लोग, को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए जो सेक्टरल एंटीना लगाते हैं, तो उसमें मेन करता है क्या है, उसमें हम लोग जो सेल हैं उनके स्पेसेस को बढ़ा देते हैं। हाँ, तो स्पेस को बढ़ा देने से वो को चैनल इंटरफेरेंस कम हो जाता है। ये सवाल उसी से संदर्भ में पूछा हुआ है कि इन सेलुलर कम्युनिकेशंस द सेल्स आर टू बी सेपरेटेड इन स्पेस या टाइम या फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ पर स्पेस को ऑप्ट करेंगे। सेक्टरल एंटीना जो होता है हमारा वो स्पेस के ही साथ डील करता है। ठीक है, चलिए, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, स्पेस। E4 में चैनल कैपेसिटी कितनी होगी? 1920 होगी। कैसे निकल के आएगा ये? E1 में 30, E2 में 4 मल्टीप्लाई 120, E3 में 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 40 और 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 1920। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये आएगा किसके लिए? E2 के लिए। जो 120 है वो किसके लिए आएगा? E2 के लिए आएगा। 480 किसके लिए आएगा? E3 के लिए आएगा। और 1920 हमारा जो आएगा वो आएगा E4 के लिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा C। तो ये एक तरह से रट रटा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। इसी तरीके से याद रखना है। E1 E2 चार गुना होता जा रहा है ना। तो E1 में 30 होते हैं, E2 में 4 गुना हो गया, 30 गुना 4 120। फिर E2 से हम लोग E3 जाते हैं तो 8 चौक 32 यानी 34 Mbps होता है, वहाँ भी लगभग 4 गुना हो जाता है। तो 12 चौक 48 480 चैनल हो गए। और E3 का भी 4 गुना हमारा लगभग E4 होता है, मतलब 34 × 4 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वही एक तरह से फंडामेंटल वहाँ पे यूज होगा। और वहाँ पे 480 × 3 करेंगे तो 1920 चैनल्स निकल के आएगा। तो ये मिलता जुलता हो गया, एक तरह से रिलेटेड है। और इसमें से तीनों में से कोई एक सवाल आता ही है। E2 में कितने चैनल, E3 में कितने चैनल, यहाँ E4 में दिया है। बहुत दिन के बाद हमें ये क्वेश्चन मिला E4 के लेवल पे। ठीक है, 7 नंबर चलते हैं आगे। एप्लीकेशन ऑब्लिक डेटाबेस सर्वर्स ऑफ वॉइस कहाँ लोकेटेड है? हाँ, इसको क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका होता है कि वॉइस का जो सेंट्रल सर्वर लोकेशन है वो कौन सा है। तो 2 तरह से पूछता है यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन या डेटाबेस सर्वर पूछा हुआ कि कहाँ पर स्थित है, और दूसरा इसी को घुमा देता है कि सेंट्रल लोकेशन क्या है सर्वर का वॉइस के संदर्भ में। तो दोनों कंडीशन में हमारा ऑप्शन होगा नई दिल्ली, और वो क्रिस के पास है, तो क्रिस ही मेंटेन करती है, इसलिए क्रिस हो जाएगा आपका। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, इन एडिशन टू स्पीच यूनिट ए DTMF इज ऑल्सो नीडेड एट कंट्रोल ऑफिस। तो इनमें से कौन सा इक्विपमेंट, हाँ, कौन सा जो अरेंजमेंट है हमें हेडक्वार्टर इक्विपमेंट में चाहिए। हेडक्वार्टर ऑफिस में जो DTMF सिस्टम हमारा काम करता है उसमें कौन सा डिवाइस चाहिए। तो कल ही हम लोग इसको सॉल्व किए थे, सेम क्वेश्चन यही आया था ना कल भी। हाँ,
यही क्वेश्चन कल भी था। और वे स्टेशन पे क्या होता है? डिकोडर होता है। तो हेडक्वार्टर साइड में इनकोडर होगा, वे स्टेशन के साइड में डिकोडर होगा। चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर चलते हैं। विच नंबर सिस्टम है जो बेस ऑफ 16 का जो बेस जो प्रणाली है वो किस में होता है? बाइनरी में, डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में होता है? तो ये बहुत आसान सवाल है, हेक्साडेसिमल में होता है, ऑप्शन सी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है वीमक्स से, पनकॉम का जो मक्स होता है वीमक्स 100, उसमें कह रहा है कि जो एफएक्सओ कार्ड है वो कौन सा इंटरफेस है? हाँ, तो इसमें देखिए जो एफएक्सओ और एफएक्सएस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर 2 तरह के सवाल आ सकते हैं। यहाँ एफएक्सओ पूछ रहा है, मतलब वो हमारा एक्सचेंज कार्ड है। आप लोग वेफिल इस्तेमाल करते हैं, वेफिल में भी जो हमारा जो एक्सचेंज कार्ड होता है वो एफएक्सओ ही है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, एक बार आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ ये मॉडल में भी दिया हुआ है, उसके टॉपिक में भी पढ़ाया गया इसको, डी फ्लिप फ्लॉप में। हाँ, डी फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट है। तो इसमें जो कंडीशन फॉलो होता है वो होता है आउटपुट फॉलोज इनपुट, है ना। चलो इसमें मैं जरा टाइप कर दूँ इसको भी, और यहाँ पर ये हूबहू सवाल ऐसा ही पूछा जाता है डी फ्लिप फ्लॉप के केस में, है ना। बट कुछ कुछ चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, जैसे कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप से क्या क्या हम लोग क्रिएट करते हैं। तो आप लोग चाहो तो लिख भी लो कहीं पर। काउंटर के लिए कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होता है? काउंटर के लिए लिख लो जेके फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होता है। काउंटर डिजाइन करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होता है। सीक्वेंस जनरेटर डिजाइन करने के लिए हम लोग शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हो गया काउंटर डिजाइन करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होता है। सीक्वेंस जनरेटर डिजाइन करने के लिए शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल होता है। रजिस्टर्स डिजाइन करने के लिए, रजिस्टर्स बनाने के लिए हम लोग डिले फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये जो डी फ्लिप फ्लॉप जो लिखा हुआ है, हाँ वही रजिस्टर्स के लिए डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होता है। और फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के लिए टी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होता है। तो ये जो 4 है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने देखा 2-3 बार, तो पूछा है किसी न किसी एग्जाम में, तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। काउंटर डिजाइन करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम लोग यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, या टी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होता है। सीक्वेंस जनरेटर के लिए शिफ्ट रजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है। रजिस्टर्स के लिए डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होता है। और फ्रीक्वेंसी डिवाइडर डिजाइन करने के लिए हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 है, 4 आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे तो ध्यान रहेगा थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो डी फ्लिप फ्लॉप का जो क्वेश्चन था कि ये डी फ्लिप फ्लॉप आउटपुट फॉलोज इनपुट, यानी आउटपुट जो है वो इनपुट को फॉलो करता है आफ्टर द प्रोपगेशन डिले। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, द बैकअप टाइम इन यूपीएस डिपेंड्स ऑन लोड, वोल्टेज, बैटरी कैपेसिटी या तीनों पे? तीनों पे करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन है। अभी 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में जो इंटरमोडल डिस्पर्सन प्रेजेंट किस में होता है? सिंगल मोड में होता है या मल्टी मोड में होता है? तो ध्यान रखिएगा, इंटरमोडल डिस्पर्सन हमेशा मल्टी मोड में ही होता है। यानी डिस्पर्सन की जो कहानी है वो मल्टी मोड में ही होता है। तो 40 नंबर का जो आंसर है वो है सी,
और ये कुछ भी लिखे उससे मतलब नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि जो डिस्पर्सन की जो बीमारी है फाइबर के केस में, वो मल्टीमोड फाइबर में ही होती है। ठीक है, अलग अलग स्पीड से जब लाइट्स ट्रेवल करेंगी तो वो जो एक नियत स्थान पे उनको जब पहुंचनी चाहिए वो आगे पीछे पहुंचती हैं। डिस्पर्सन का मतलब ये होता है कि जिस जगह पर नियत जगह पर उनको पहुंचनी चाहिए, इंसिडेंट होना चाहिए, उसकी जगह से वो शिफ्टेड हो जाती हैं, तो वो लेट पहुंचती हैं। कोई पहले पहुंचा, कोई लेट पहुंचा, तो ये मल्टी मोड के ही कंडीशन में होती हैं ये ज़्यादा। ठीक है, 10/2 स्टैंडर्ड के बारे में पूछ रहा है कि 10/2 स्टैंडर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, कौन से केबल के लिए होता है? कोएक्सियल केबल के लिए होता है। गुड। और 10/5? 10/2 में जो कोएक्सियल केबल जब इस्तेमाल करेंगे उसमें जो डेटा ले जाने की क्षमता जो होगी वो कितने मीटर होगी? 10/2 में 10/2 को हम लोग थीन कोएक्सियल बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और 185 मीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे किसमें? 10/2 थीन कोएक्सियल में। लेकिन जो 10/5 है, 10/5 में थिक कोएक्सियल होता है, और ये कितना होगा? 500 मीटर। तो ये दो लाइन आप लोग याद रखिएगा। हाँ, 10/2 185 मीटर, वो थीन है, पतला है, जाहिर सी बात है डायमीटर कम रहेगा, लॉस ज़्यादा होगा, तो हम लोग कम दूरी तक डेटा ले जा पाएंगे, इंफॉर्मेशन ले जा पाएंगे। और 10/5 थिक कोएक्सियल है, मोटा है, उसमें जो डेटा कैरिंग जो डिस्टेंस हमारा 500 मीटर होगा। चलो सर, ये कोएक्सियल केबल जो बीएचएफ में यूज करते हैं सर, इसमें 10/2 का ही यूज करते हैं ना सर हम लोग? नहीं, ये इथरनेट के संदर्भ में है। ठीक है, ये इथरनेट है सर। हाँ, इथरनेट के संदर्भ में है। इसमें एक और क्वेश्चन है कि जो कोएक्सियल केबल अगर हम इथरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन से मोड में काम करता है, सिंप्लेक्स में कि हाफ डुप्लेक्स में या फुल डुप्लेक्स में? कोएक्सियल केबल जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं इथरनेट के लिए तो वहाँ पे याद रखिएगा हमेशा हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, इसमें भी होगा मेरे हिसाब से, इसमें आगे ये सवाल पूछा हुआ है। तो कोएक्सियल का सब एक जगह ही मैं लिख देता हूँ। कोएक्सियल केबल फॉर इथरनेट हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन है कोएक्सियल से, याद रखिएगा। तो हो गया ना, 10/2 थीन कोएक्सियल 185 मीटर, 10/5 थिक कोएक्सियल 500 मीटर, और कोएक्सियल केबल अगर हम इथरनेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ पर फॉलो होता है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पिछले दिन भी हमने पढ़ा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे, और दोनों कितने डिग्री पर होंगे? राइट एंगल पर होंगे, यानी 90 डिग्री पर होंगे, है ना। तो दोनों तरह के फील्ड होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ विल बी एट 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आपका 16 का हो गया ए। ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड है, पिछली बार भी हैदराबाद में आ चुका है, तो ऐसा ही आता है भाई, क्वेश्चन इधर का उधर उठा के डाल देते हैं लोग। 17 नंबर पूछ रहा है कि एम्पलीफायर की रेटिंग इनमें से कौन कौन सी हो सकती हैं? सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इम्पीडेंस एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज, रेसिस्टेंस एंड पावर। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा, हाँ, इम्पीडेंस और वोल्टेज जो बनेगा वो होगा एम्पलीफायर का रेटिंग। चलिए, क्योंकि ये अगर आप रेटिंग बताते हैं तो इसका मतलब है कि करंट वोल्टेज तो कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में ही आ ही जाना है। 17B हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, रेलनेट की जो आईपी एड्रेसिंग है वो प्राइवेट सीरीज की होती है, और उसमें हम लोग कौन सी सीरीज इस्तेमाल कर रहे हैं? 10 डॉट वाली, है ना। तो 18 का जो आंसर हो गया वो हो गया 10 वाली सीरीज इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। हाँ, 10 श्रृंखला 10 सीरीज वाली। 90 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है कि 1 आउटपुट पोर्ट ऑफ MDCH, उससे कितने बोर्ड हम कनेक्ट कर सकते हैं? एक MDC 4, है ना, और PDCS है MDCH के एक पोर्ट से 4 बोर्ड कनेक्ट होगा, और PDCH के आउटपुट पोर्ट से 8 बोर्ड कनेक्ट होंगे, है ना। तो आप यहाँ पर एक बार PDCH भी लिख लो बगल में, इसी के संदर्भ में यहीं पर, ठीक है। तो 8 बोर्ड PDCH से कनेक्ट होंगे, 4 बोर्ड MDCH से कनेक्ट होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, BCD इज मेनली यूज्ड फॉर, अभी इसमें ऑप्शन दे रहा है अलग अलग तरीके का कि रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरल्स यूजिंग 4 बिट बाइनरी कोड, है ना। 4 बिट बाइनरी कोड का उपयोग करके अंकों का प्रतिनिधित्व करना, दशमलव संख्या प्रणाली में 10 अंकों का प्रतिनिधित्व करना, 4 बिट बाइनरी कोड का उपयोग करके दशमलव संख्या प्रणाली में यानी डेसिमल सिस्टम में, नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन देना। तो BCD में 4 डिजिट ही इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि BCD अगर कहीं पर कहा, इसका मतलब वहाँ पर 4 बिट का बाइनरी कोड इस्तेमाल हो रहा है। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर B है और D है, ये तो पहले ही कट गया, बच गए हमारे 2 ऑप्शन नंबर A एंड C। तो 4 बिट बाइनरी कोड तो है ही, लेकिन उस 4 बिट बाइनरी कोड से हम लोग क्या कर रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो BCD ऐसा ही होता है। आप लोगों ने IP वर्जन 6 का IP एड्रेस देखा कभी? 1 2 3 ABCD ऐसे करके लिखा रहता है ना, तो वो BCD ही है। मतलब IP वर्जन 6 में जो 128 बिट होता है, उसको 8 भाग में जब हम तोड़ देते हैं, एक भाग में 16 आता है, उस 16 में भी हम लोग 4-4 का ग्रुप बनाते हैं। तो वो जो 4-4 बिट का जो ग्रुप बन रहा है और उसका जो वैल्यू आता है, वो यही है जो पूछ रहा है सवाल। जैसे 10 आता है तो उसके लिए A लिखते हैं, जब 11 आता है तो B लिखते हैं। तो ये जो 10 11 आ रहा है, ये उसी 4 बिट बाइनरी कोड का ही तो उपयोग करके बना रहे हैं ना हम लोग। तो ये जो BCD कोडिंग है, वो एक्चुअली वो BCD कोडिंग है, उसका उपयोग हम लोग हेक्साडेसिमल मतलब IP वर्जन 6 को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ जो ऑप्शन आप पढ़ पा रहे हो, इसमें से सूटेबल कौन सा है? C है, क्योंकि 4 बिट बाइनरी कोड का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करके उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पर छोटा सा मान लो टाइप कर दूँ कि डिजिट्स 000 है, ये है 4 बिट का आपका बाइनरी कोड है, इसका वैल्यू कितना बनेगा? 0। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग अगर 11111 कर दें, तो इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 15। इस 15 आएगा। इस 15 को हम लोग क्या लिख देते हैं? F लिख देते हैं हेक्साडेसिमल में। तो ये 4 जो डिजिट है, F तो चलो हेक्साडेसिमल हो गया, लेकिन ये 4 डिजिट है, इस 4 डिजिट से हम लोग जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये जो 15 आ रहा है, ये 4 डिजिट का जो हम ये जो ग्रुपिंग करके जो चला रहे हैं, ये BCD फॉर्मेशन ही तो है, BCD सिस्टम ही तो है ये, है ना। अब इसी बिट्स में अगर मान लीजिए कि ये 0 हो गया, तो अब यहाँ से 2 घटा दीजिए तो ये 13 बन गया, और 13 की जगह पर अब ये बन गया ABC, 10 11 12 D बन गया। तो इस तरीके का जब हम लोग नंबर पैटर्न इस्तेमाल करते हैं 4 डिजिट का, और उससे हम लोग डेसिमल क्रिएट कर रहे हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो ये है BCD फॉर्मेशन, BCD सिस्टम, है ना। ये क्वेश्चन उसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा C, BCD प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो 4 बिट से हम लोग अल्टीमेटली डेसिमल ही बना रहे हैं, और फिर उसको हम लोग D लिख देते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेशन में दिखाने के लिए। चलिए
ये क्वेश्चन जो है परमिसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करंट, ये नोट्स में है, टेलीकॉम केबल का एक नोट्स जो इरिसेट का है उसमें ये स्पष्टता दिया हुआ है कि ITUT के संदर्भ में ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करंट की जो वैल्यू है वो 15 मिली एम्पियर होना चाहिए। जो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल जो इंडक्शन करंट है उस जो वैल्यू है परमिसिबल वैल्यू वो 15 मिली एम्पियर होना चाहिए। ये रिसेट के बुक में, जहाँ हम लोग कल याद है, कल हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे थे कि 150 वोल्टेज होना चाहिए, मैंने आपको दिखाया भी था। ये रिसेट का जो टेलीकॉम केबल का नोट्स है उसमें एक पेज है जिसमें ये सब डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं 6 क्वार्ट से रिलेटेड। ये जो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए, 87.5 वोल्ट और 8.75 वोल्ट और 150 वोल्ट का एक्यूमुलेशन होना चाहिए, उसको 150 से ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए, इसलिए हम उसमें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो चैप्टर और वो जो आपका जो रेफरेंस पेज है उसी में ये लाइन लिखा हुआ है कि ITUT ने ये कहा है कि मैक्सिमम जो आपकी जो परमिसिबल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करंट की वैल्यू है वो 15 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे तो नोट्स ओपन होगा तो दिखा सकता हूँ मैं। टेलीकॉम केबल है ना ये, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डेढ़ 150 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट यहीं के आसपास में। ITUT का, हाँ देखो यहाँ पे सेम मिल गया, ये लाइन मिल गई ना यहाँ पे। ITUT रिकमेंडेशन क्या कहता है कि एज रिगार्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द क्रिटिकल फिगर रिकमेंडेड बाय द ITUT इज 15 मिली एम्पियर करंट्स। बट ये किसके लिए है? इंडक्शन के कंडीशन में दिया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंडक्शन करंट है वो परमिसिबल रेंज है हमारा 15 मिली एम्पियर, है ना। तो ये वाला जो पेज कल भी हमने आपको डिस्कस कराया था कि ये देखो, ये कल हम लोगों ने C वाला यहाँ पे हम लोग रीड किए थे। एक क्वेश्चन देखो, ये कल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि ड्यूरिंग ट्रैक्शन पावर लाइन्स और शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक ST में आया हुआ है या JEE के किसी पेपर में मैंने देखा है कि ड्यूरिंग ट्रैक्शन पावर लाइन शॉर्ट सर्किट कंडीशन द इंड्यूस्ड वोल्टेज शुड नॉट एक्सीड मोर देन 430 वोल्ट RMS। तो ये इस कंडीशन में जो ट्रैक्शन पावर लाइन शॉर्ट सर्किट कंडीशन है उस केस में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होता है वो 430 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक बार इसको भी ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का भी कोई टर्म है, ट्रैक्शन पावर लाइन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, और उसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो 430 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये नोट्स में चीज़ें सब लिखी हुई हैं, बट चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा परमिसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करंट इज 15 मिली एम्पियर। 22 नंबर क्वेश्चन है GSM, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था GSMR, कि GSM को GPRS की फैसिलिटी के साथ में जब हम एक तरह से इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पर कुछ नोड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे PCU की होती है, पैकेट कंट्रोल यूनिट की होती है, और गेटवे जो सर्विस हमारे जो गेटवे सर्विस नोड्स जो हैं GGSN वो वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये PCU के बारे में पूछ रहा है फिलहाल कि द PCU पैकेट कंट्रोल यूनिट्स प्रोवाइड फिजिकल एंड लॉजिकल डेटा इंटरफेस टू द बेस स्टेशन सब सिस्टम। तो ये जो MSc है और BSc के बीच में ये PCU काम करता है, जो फिजिकल और लॉजिकल डेटा इंटरफेस की तरह वहाँ पर फिजिकल लॉजिकल डेटा इंटरफेस वहाँ पर प्रोवाइड कराता है BSS को MSc के साथ में। तो 20 का जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। और जो लास्ट एक हमने फिगर भी आपको शो कराया था उस टाइम में कि PCU बीच में आता है, एक तरफ BSS होता है और एक तरफ MSc है, बीच में PCU होता है। और
MSC में ही GGSN जो हमारा नोड है वो हमारे डेटा यानी पैकेट स्विचिंग की जो सर्विसेज है उसको वो हैंडल करता है। तो फिर से मैं वो मेरे पास फ़ोटो पड़ा होगा तो मैं भेज दूंगा फॉर रेफरेंस, आप लोग देख लेना उसको। तो PCU जो होता है पैकेट कंट्रोल यूनिट, ये BSS को MSC से कनेक्ट करता है, यानी एक तरह का ये फिजिकल लॉजिकल डेटा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और ये क्वेश्चन है आपका GSM से, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया D। चलिए ओके, 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ज्वाइंटिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। गुड, चलिए ये हो गया। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अर्थ रेसिस्टेंस? 1 ओम होना चाहिए, लेस देन 1 ओम होना चाहिए ना, लेस देन 1 ओम होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन देखा मैंने 2-3 जगह ऐसा पूछा हुआ है और नोट्स में तो नहीं मिला, बट हाँ एक जगह लिखा हुआ है, जो पावर सब स्टेशंस वगैरह जहाँ पे पावर से जो स्टेशंस बनाए जाते हैं वहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू जो रखी जाती है वो 0.5 ओम्स रखी जाती है। 0.5 तो न्यूनतम है ना, लेस देन 1 ओम तो बोलते हैं, बट मिनिमम कितना? तो वो 0.5 ओम्स वहाँ पर देखा मैंने। पावर स्टेशंस के लिए, पावर जो सब स्टेशंस बनाए जाते हैं तो वहाँ पे मिनिमम यहाँ पर एक वैल्यू इंश्योर कराई जाती है, वो है 0.5 ओम्स, है ना। तो आप इसको यहाँ पर 0.5 ओम्स मान सकते हो। ऐसे कभी भी टेलीकॉम अर्थ जब पूछा जाएगा तो लेस देन 1 ओम बोलना है, तो न्यूनतम नहीं है वो एक रेंज है। लेस देन 1 ओम बोल दिया मतलब 1 से कम होना चाहिए, बट न्यूनतम 0.5 तो होना ही चाहिए। 0 तो कर नहीं सकते, ठीक है। 25 केमिकल अर्थ के लिए होगा ना सर? किसमें? केमिकल अर्थ होगा उसके लिए ना लेस देन 1 ओम होगा सर? नहीं, मेंटेनेंस फ्री अर्थ आजकल हम लोग जो बना रहे हैं वो लेस देन 1 ओम ही रहता है वो। ओवरहेड लाइन्स आर नॉट फिट फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्किट्स इन RE एरिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों नहीं फिट है ये? इंटरफेरेंसेस ऑफ इंड्यूस वोल्टेज बाय 25,000 वोल्ट की जो लाइन है हमारी, इसकी वजह से। चलो ये भी अच्छा हो गया सवाल, आसान सवाल है। टेट्रा सिस्टम डज नॉट सपोर्ट रेलवे सिग्नलिंग एप्लीकेशन, सही है या गलत है? सही है। टेट्रा जो होता है टेरेस्ट्रियल ट्रंक रेडियो सिस्टम जो है वो रेलवे सिग्नलिंग एप्लीकेशंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन चाहे कुछ भी आए, आप ध्यान रखिएगा कि ये लाइन जब भी पूछे तो ये लाइन अपने को ट्रू मानना है, यानी टेट्रा सिग्नलिंग रेलवे सिग्नलिंग एप्लीकेशंस को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। 26 का हो गया ए। 27 नंबर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, आपने पता नहीं नोट से कंफर्म करना पड़ा मुझे भी। ये पूछ रहा है कि जो MTRC है, हाँ नागपुर इटारसी सेक्शन में 314 से 322 है। तो ये याद तो नहीं रहता, बट ठीक है फिलहाल के लिए तो अब क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए। MTRC ओके। हाँ 28 नंबर क्वेश्चन देखो, फिर से आसान क्वेश्चन आ गया। 3dB लॉसेस कितना परसेंट पावर? 50% पावर रिडक्शन से 3dB का लॉस होता है। तो ये हो गया हमारा C। चलो 28 नंबर भी हो गया। 29 नंबर है, नंबर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन SS DAC। तो यहाँ पर 2 माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल होते हैं। ये आप ऑप्शन यहाँ पे C मार्क कीजिए, ये रिसेट के मॉडल में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हो। SS DAC में 2 माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल होते हैं। कौन से? 8051 सीरीज के। हाँ डिजिटल एक्सेल काउंटर है, सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर जो है उसमें 8051 सीरीज इस्तेमाल होती है और 2 इस्तेमाल होते हैं।
ठीक है। 30 नंबर भी देखो बहुत आसान है। वोल्टेज मैचिंग के कंडीशन में जब हम लाउड स्पीकर जोड़ते हैं तो कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन तो है, बट एक और ऑप्शन है लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर। हाँ, तो पता नहीं इस ऑप्शन क्यों दिया है, बट ठीक है। इन चारों में जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर है ना। वैसे लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर भी स्टेप डाउन ही होता है, बट यहाँ जब लाइन मैचिंग दे दिया तो लाइन मैचिंग ही हम लोग टिक करेंगे। वीसेट में जो टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है? स्टार एंड मैश, ठीक है। वॉइस में कौन सी होती है? स्टार। वॉइस में मैश होता है, वॉइस में मैश होता है। तो वीसेट में स्टार प्लस मैश होता है, स्टार एंड मैश होता है। जो वॉइस है वहां पर मैश होता है। और यूटीएन में क्या होता है? मैश और पार्शियली इन्वर्टेड ट्री। हाँ, पार्शियल मैश एंड इन्वर्टेड ट्री। तो ये 3 शब्द में से घूम फिर के आएंगे, है ना। जो वीसेट है वहाँ तो ये ऑप्शन दिख ही रहा आपको, स्टार एंड मैश है। और मैश जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं एक बार वो टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। ये वॉइस के लिए है, वॉइस में हमारी ये टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है मैश। और यूटीएन के लिए हमारा होता है पार्शियल मैश एंड इन्वर्टेड ट्री, ठीक है। और ये यूटीएन मतलब यूनिफिकेशन के लिए है ना, यूनिफिकेशन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछेगा हमेशा। यूटीएस पीआरएस के यूनिफिकेशन के लिए कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? तो पार्शियल मैश एंड इन्वर्टेड ट्री, ठीक है। याद रखिएगा इतना। 3 तरह के क्वेश्चन है ये। कोडा लाइफ ऑफ 6 कॉर्ड केबल कितना होता है? हाँ, 25 हो गया। चलिए, अच्छा तो है, याद तो है आप लोग को। पीआईजेफ केबल के लिए कितना है? 25 ही है। ओएफसी, पीआईजेफ और 6 कॉर्ड तीनों के लिए 25 ईयर्स ही है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ हमने इसको सुधार दिया, इसमें ऑप्शन नहीं है। मे बी ये जब पूछा गया होगा तब उस टाइम ये रिवीजन नहीं आया था, उस टाइम 20 साल था, तो 20 साल वाला आंसर चलता है, क्योंकि 2022 का पेपर है ना, तो उस टाइम रिवीजन नहीं आया था। उस केस में 20 साल सही था, बट अभी 25 साल हो गया है। पीसीएम मक्स इक्विपमेंट्स कन्फर्म्स टू आईटीयूटी रिकमेंडेशन। ये 3-4 जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है और सब में ऑप्शन यही है, ऑप्शन ए। वैसे तो पीसीएम जो है वो सभी को 711, 712, 732 को भी फॉलो करता है, 713 को नहीं करता, 703 को करता है। बट इक्विपमेंट्स के बारे में पूछ रहा है, जैसे हम लोग मोडेम इस्तेमाल करते हैं, या कोई जैसे आजकल डेटा लॉगर वगैरह चला रहे हैं, या कुछ भी राउटर वगैरह है, वहाँ पर अगर हम पीसीएम के साथ में पीसीएम टेक्निक पे काम कर रहे हैं अगर, तो G703 हमारे लिए उपयोगी इंटरफेस है, G703, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 हो गया, 34 पे चले हैं। देखिए फिर से आ गया सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के बारे में क्वेश्चन आ गया कि वी सर्किट आर एडॉप्टेड फॉर द डिजाइन ऑफ ए सीक्वेंस जनरेटर। अभी मैंने सीक्वेंस जनरेटर लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले। कौन सा इस्तेमाल होता है सीक्वेंस जनरेटर में? काउंटर्स में तो जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप बोला था ना मैंने। सीक्वेंस जनरेटर में कौन सा बोला था? शिफ्ट रजिस्टर। हाँ, शिफ्ट रजिस्टर होता है। तो आपको शिफ्ट रजिस्टर आंसर बनाइए इसका, आगे बढ़िए। चलिए, काउंटर के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। फिर सीक्वेंस जनरेटर के लिए शिफ्ट रजिस्टर्स, और फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के लिए टी फ्लिप फ्लॉप। हाँ, और रजिस्टर्स डिजाइनिंग के लिए डिले फ्लिप फ्लॉप। हाँ, डिले फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। ओके,
और जेके फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पीछे किया हुआ है। चलिए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन वापस रिपीट किया है कि लाउड स्पीकर जब वोल्टेज मैचिंग में कनेक्ट हो तो कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा। ये वापस वही क्वेश्चन आ गया घूम के। ये जो भी एग्जाम में बैठे होंगे उनके लिए दोनों क्वेश्चन कॉमन से आ गए। स्प्लाइसिंग में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है? फ्यूजन आर्क होती है। हाँ, फ्यूजन आर्क हो गया हमारा, ऑप्शन हो गया बी। चलो उसके बाद है एप्लीकेशंस इन यूटीएस आर डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स। ये नोट से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बस इसमें याद रखिएगा। हाँ, जो बड़ा ऑप्शन होता है ना वही सही ऑप्शन होता है। टिकटिंग सब सिस्टम तो है ही, फेयर भी है उसमें इंक्लूडेड है, और यूडीएम एंड टीडीएम जो उसमें सिस्टम एक तरह का वो इस्तेमाल होता है। यूडीएम टीडीएम और टिकट सब सिस्टम एंड फेयर, ये सब यूटीएस के एप्लीकेशन में इनबिल्ट होता है। ठीक है, चलिए हो गया। अभी 38 नंबर है। एक वन बीसीडी डिजिट में कितने बीट होते हैं? 4 होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा इसको। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, मार्किंग बढ़ाने के लिए सही है, इस तरीके को आते रहना चाहिए सवाल। 38 हो गया ना हमारा, 38C हो गया। चलिए 39 क्या बोल रहा है? डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास डी। क्लास डी का सबनेट मास्क क्या होता है? डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास डी का होता ही नहीं है। ए का होता है, बी का होता है, सी का होता है, डी का नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा क्लास डी का कोई सबनेट मास्क नहीं होता है। तो ये हो गया बी। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन किसके लिए है? कौन से क्लास के लिए है? क्लास ए का है। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन किसके लिए है? क्लास सी के लिए है। और बगल वाला इसके? तो चलिए आप नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को देख के ही समझ जा रहे होंगे कि क्लास ए में यहाँ पर हमारा N.H और H ये चल रहा है यहाँ पर, और क्लास सी में हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर? N.H ये नोटेशन चल रहा है, और क्लास बी में N.H चल रहा है। ये सिस्को नोटेशंस हैं इस तरीके का, है ना। तो हो गया। ये यहाँ पर एक नेटवर्क बिट है, ऑक्टेट है, एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसके सामने 255 आ गया। बाकी सारे होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सारे 0 हैं। क्लास ए में ऐसा हो गया। क्लास सी में 3 नेटवर्क के ऑक्टेट्स हैं, इसलिए 3 255 आया हुआ है। एक होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वहाँ 0 है। क्लास बी में 2 नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने वाले ऑक्टेट हैं और 2 होस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले ऑक्टेट हैं। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, है ना। चलो उसके बाद 40 नंबर, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल राउटर एंड L3 स्विच। एक L3 स्विच और एक राउटर में क्या अंतर होता है? राउटर में केवल इथरनेट के सभी पोर्ट होते हैं, सही है क्या? गलत है। राउटर में E1 पोर्ट भी होते हैं, सीरियल पोर्ट भी होते हैं, मतलब विदाउट 35 के भी होते हैं, E1 G703 वाले भी पोर्ट हो सकते हैं, और ईथरनेट के भी हो सकते हैं, यानी मल्टीपल टाइप ऑफ पोर्ट्स हो सकते हैं। लेकिन एक L3 स्विच में सिर्फ और सिर्फ ईथरनेट के ही पोर्ट्स होंगे। तो अंतर पूछ रहा है कि पारंपरिक राउटर और L3 स्विच के बीच का अंतर क्या है। तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन होगा, क्योंकि सब देखने से तो गड़बड़ी लग रहे हैं। एक यही लग रहा है सी जो सही है कि L3 स्विच हैज ऑल इथरनेट पोर्ट्स ओनली, है ना। तो इनमें ये सही ऑप्शन है सी, क्योंकि डी तो होगा नहीं। डी में कह रहा है कि L3 स्विच में सीरियल E1 पोर्ट भी होते हैं, जो कि होते नहीं हैं। ठीक है, ओके। 41 नंबर में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्लास बी सबनेट मास्क जो होता है उसका नोटेशन क्या होता है? /8 होता है,
कि /16 होता है /18, हाँ /16 होगा। क्लास बी कह दिया ना, तो क्लास बी कह दिया मतलब n डॉट और h डॉट तो दो नेटवर्क के, दो होस्ट के, तो इसलिए यहाँ पर ये /16 का मतलब हो गया कि यहाँ पर दो नेटवर्क के ऑक्टेट हैं, इसलिए उसको हम लोग /16 कहेंगे। 16 बिट नेटवर्क के और 16 बिट होस्ट के, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन वीमक्स से है। अब ये देखो वहाँ पे जो क्वेश्चन हुबली में पूछा हुआ है वहाँ पे पनकॉम के ज़्यादातर मक्स चलते होंगे, तो इस केस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वहाँ पर जो DIP स्विच है 8 पोजीशन DIP स्विच मदरबोर्ड पर होता है। और DAC कार्ड का क्या काम है? एनवायरमेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। जी सर। आपको अगर हेल्थ मॉनिटरिंग और वोल्टेज या इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं हम लोग, उसके लिए DAC कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोफोन किसको किसको कन्वर्ट करता है? हाँ, एकॉस्टिक को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मतलब साउंड, एकॉस्टिक मतलब साउंड। इसका छूट गया था ना, चलो इसका भी टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन एकॉस्टिक को इलेक्ट्रिकल में और लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल को एकॉस्टिक में। ये क्वेश्चन SIP जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए रिक्वेस्ट मैसेज ऑफ SIP इन VoIP। तो आपने अभी इसकी कभी, हाँ जनरली आप कोई किया नहीं है अभी, तो बस खाली नाम के लिए याद रखिएगा कि एंड होता है, इसमें जो ऑप्शन होगा वो एंड है, तो इसको रटना ही पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो चलो, सोफोमेट्रिक वोल्टेज कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2 मिलीवोल्ट। क्वेश्चन पहले भी आया हुआ ना, दूसरा तीसरा ही क्वेश्चन था ये, तो 2 क्वेश्चन तो आपको यूं ही रिपीट आ गए हैं इसमें। फ्यूजन स्प्लाइसिंग का जो परमिसिबल dB लॉस है कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 0.2 dB। ये आपका हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, वेफिल मक्स में जो ड्रॉप इंसर्ट और इन टर्मिनल नोड की जो सेटिंग होती है वो किस में होती है? ट्रिब्यूटरी कार्ड में होती है। स्टेशन आईडी किस में होती है? नेम कार्ड में होती है। तो ये सब क्वेश्चन तो आता है। स्टेशन आईडी हम लोग नेम कार्ड में सेट करते हैं, और एंड टर्मिनल नोड की सेटिंग वगैरह जो होती है वो ट्रिब्यूटरी कार्ड में होती है। एक और क्वेश्चन था ना ट्रिब्यूटरी कार्ड से रिलेटेड। हाँ, क्लॉक जो इंटरनल एक्सटर्नल क्लॉक जो होती है उसकी सेटिंग ट्रिब्यूटरी कार्ड में होती है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। 10/2 में मैक्सिमम केबल रन कितना होता है? 185 मीटर हो गया। तो बस हो गया हमारा, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। व्हाट इज द रिलेशन इन डिग्री ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड? ये भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर होते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया। चलो, ऑफ पूछ रहा है कि कोई टेलीफोन जब ऑन हुक कंडीशन में है तो उस टाइम लाइन पर क्या वोल्टेज होता है? 48 होता है। और जब ऑफ हुक होगा तो 12 वोल्ट सर। 12 वोल्ट। हाँ, ये 9 से 12 होता है, लेकिन मैंने देखा अभी रिसेंट में बहुत जगह पर ये 12 वोल्ट ही लिखा हुआ है। तो आप लोग जब कभी एग्जाम आए तो 12 वोल्ट ही टिक करना है ना, क्योंकि रेफरेंस के तौर पर ये रिसेट का ही हम लोग नोट्स को फाइनल मानते हैं। तो ऑन हुक कंडीशन में आपका 48 वोल्ट हो गया, और ऑफ हुक कंडीशन में 12 वोल्ट हो गया, है ना। चलिए
अब ये 51 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। कोई भी आईपी एड्रेस चेक करने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल होता है? आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो ओएस में आईपी एड्रेस अगर हम चेक करना है तो कमांड लाइन में जाके आईपी कॉन्फ़िग हम लोगों को लिखना होता है। और जब सारे आईपी एक साथ देखने हैं तो उसके लिए आईपी कॉन्फ़िग /all होता है, जिसमें आपको डीएनएस, डीएचसीपी और एक से अधिक अगर लैन कार्ड आपके काम कर रहे हैं पीसी में, तो सबकी आईपी एक साथ, चाहे वो आईपी वर्जन 4 की हो, चाहे आईपी वर्जन 6 की हो, चाहे डीएनएस सर्वर हो, डीएचसीपी सर्वर हो, कुछ जो भी आईपी होंगी या मैक एड्रेसेस होंगे, वो सब आपको इकट्ठे एक साथ देखनी है। तो उसके लिए आईपी कॉन्फ़िग /all कमांड इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आरई एरिया में इमरजेंसी कंट्रोल का हेडक्वार्टर इक्विपमेंट किसको दिया जाता है? टीपीसी को देते हैं, ट्रैक्शन पावर कंट्रोल को देते हैं। ये भी आसान है। ठीक है, चलिए। हाँ, एक पीडीएच में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द बेसिक पीडीएच विल बी ट्रीटेड एट द एंट्रेंस ऑफ ए कंटेनर ऑफ बीट्स या बाइट्स या किलोबाइट्स या मेगाबाइट्स। नहीं, बीट्स होता है। हम लोग यहाँ पर फ्रेम को हैंडल करते हैं, तो वहाँ उस केस में हम लोग बीट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। या आप लोगों ने थोड़ा बहुत एक थ्योरी और पढ़ी होगी कि हम लोग पीडीएच में बीट इंटरलीविंग के ऊपर काम करते हैं, और एसडीएच में क्या होता है? बाइट इंटरलीविंग होती है। तो बीट और बाइट, तो बीट्स कंटेनर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीडीएच में, और बाइट्स कंटेनर इस्तेमाल करते हैं हमारे एसडीएच में। तो यहाँ पर आप इसको बीट्स वाला आंसर जो है सही मानेंगे। ठीक है। 54 नंबर। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए कि जो यूनिक लोकल एड्रेस आईपी वर्जन 6 में है, अभी के लिए याद रखिए बस कि जो आईपी वर्जन 6 का जो यूनिक लोकल एड्रेस है वो ये होता है। अगर इस फोटो पे ध्यान से देखिएगा तो जो यूनिक लोकल एड्रेस है वो FC00:7 वाला जो नोटेशन है ये इस्तेमाल होता है यूनिक लोकल एड्रेस के तौर पे आईपी वर्जन 6 में। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा :/7 वाला, यानी सी वाला। ये क्वेश्चन नया है, बिल्कुल ही नया है। इस तरीके का क्वेश्चन अभी देखा नहीं था हमने। तो ये शब्द याद रखिएगा, यूनिक लोकल एड्रेस ऑफ आईपी वर्जन 6, यूनिक लोकल एड्रेस, तो उसमें ये नोटेशन इस्तेमाल होता है /7 वाला। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बीपीएससी सर्किट के लिए जब हम लोग क्रॉसटॉक टेस्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या रखते हैं? 155 किलोहर्ट्ज, है ना। तो ये बीपीएससी के केस में 155 किलोहर्ट्ज रखते हैं, और वीएफ सर्किट के केस में अगर वॉइस फ्रीक्वेंसी सर्किट चेक कर रहे होंगे, वीएफ सर्किट चेक कर रहे होंगे, तो वहां पर कितनी 800 क्यों रखेंगे? 800 क्यों रखेंगे? क्रॉसटॉक 800 पे चेक होता है या 1000 पे चेक होता है? भाई ट्रांसमिशन लॉस टेस्टिंग हम लोग 800 हर्ट्ज पर करेंगे, लेकिन क्रॉसटॉक टेस्टिंग जब वीएफ सर्किट के लिए करेंगे तो 1 किलो हर्ट्ज पर करेंगे, यानी 1000 हर्ट्ज पर करेंगे। लेकिन यहाँ बीपीएससी का सवाल है, तो बीपीएससी में जो कहा गया है कि वो टेस्टिंग करनी है 155 किलो हर्ट्ज के ऊपर करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे 150 भी है और 155 है, तो अपने को ध्यान रखना है 155 होना चाहिए। 56 नंबर क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। सोर्सिंग करंट, है ना। सोर्सिंग करंट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन तो देख लें एक बार। सोर्सिंग करंट इज करंट एक्सेप्टेड बाय द लॉजिक डिवाइस, करंट सप्लाइड एंड एक्सेप्टेड बाय द लॉजिक डिवाइस,
वोल्टेज सप्लाइड बाय द लॉजिक डिवाइस, करंट सप्लाई बाय द लॉजिक डिवाइस। तो यहाँ पर ये जो फोटो मैं एक बार शेयर करता हूँ, यहाँ पे सोर्सिंग करंट और सिंकिंग करंट को दिखाया गया है। अगर ध्यान से देखेंगे तो करंट डिवाइस से निकल के लोड की तरफ जा रहा है, यानी जो करंट है वो सोर्स करंट प्रोवाइड कर रहा है लोड को, और लोड ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। सिंकिंग के केस में जो सिंक करंट है वो डिवाइस की तरफ आ रहा है, यानी करंट सिंक सर्किट जो है लोड से डिवाइस की तरफ आ रहा है। तो डायरेक्शन बिल्कुल ही अलग है, कंडीशन भी अलग है। एक समय पर लोड ग्राउंड से कनेक्टेड है और एक समय लोड पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। तो ये जो सवाल पूछा है सोर्सिंग करंट का, वो डिवाइस से लोड की तरफ जा रहा है, यानी डिवाइस से लोड की तरफ डायरेक्शन है। तो क्वेश्चन हम लोग फिर से एक बार पढ़ें। सोर्सिंग करंट इज करंट सप्लाई बाय द लॉजिक डिवाइस। ये जो ऑप्शन आपको 56 का डी दिख रहा है, ये उस डायग्राम से फोटो के हिसाब से मैच कर रहा है, ठीक है। तो सोर्सिंग करंट, इस तरह का क्वेश्चन मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है ना, बट एग्जिस्ट करता है। देखिए सोर्सिंग करंट और सिंकिंग करंट जो इसमें शेयर किया था मैंने, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सिंकिंग करंट जो है लोड से डिवाइस की तरफ जा रहा है, और जो सोर्सिंग करंट है वो डिवाइस से लोड की तरफ जा रहा है। चलो 57 नंबर चलते हैं अभी। The capacitance unbalance between side circuit 2 of quad number 1 with respect to the side circuit 1 of quad number 1। तो ये क्वेश्चन जो है क्रॉसटॉक, हाँ K11 है, क्रॉसटॉक टेस्टिंग से रिलेटेड है। क्रॉसटॉक टेस्टिंग में एक तरह से जो K1 K2 इस तरीके से हम लोग बढ़ते बढ़ते K12 तक जाते हैं, K12 तक जाते हैं, और एक क्वाड का एक पेयर का जो इफेक्ट दूसरे पेयर पे क्या पड़ रहा है उसी चीज़ को हम लोग टेस्ट करते हैं। यानी एक डिस्टर्ब पेयर होता है और एक डिस्टर्बिंग पेयर होता है। तो अगर एक डिस्टर्बिंग पेयर है और बाकी सारे डिस्टर्ब पेयर होंगे, तो उसी में ये अलग अलग सीक्वेंस टेस्टिंग होती है। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से आपका K11 जो ऑप्शन होगा वो उसके हिसाब से फिट बैठता है। यानी डिस्टर्बिंग पेयर और डिस्टर्ब पेयर के बीच में जो टेस्टिंग हो रही है उसमें से ये K11 वाला जो पोजीशन है टेस्टिंग का, वो इस क्वेश्चन के हिसाब से सर्टिफाई हो रहा है। ये आपको मिल जाएगा K11 का, K12 का, ये सब जो टेस्टिंग है ना नोट्स में है। आई थिंक इसके ये रिसेट के नोट्स में, पुराने वाले नोट्स में, नए वाले में तो निकाल दिया है, पुराने वाले नोट्स में आपको ये मिल जाएगा क्रॉसटॉक टेस्टिंग का, या लैब शीट होगा रिसेट का, तो उसमें ये दिया हुआ था। तो मैं शेयर करता हूँ अगर मेरे पास पड़ा हो तो। सारी टेस्टिंग उसमें दिखी हुई है, कौन किसके किसके बीच में टेस्टिंग के लिए कौन कौन सा इनमें से K9 को किसको कहेंगे, K12 किसको कहेंगे, K11 किसको कहेंगे, या K10 किसको कहेंगे। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही है हर, मतलब 2-3 एग्जाम में मैंने देखा है कि कितने नैनोमीटर के वेवलेंथ से नीचे अगर हम अपने वेवलेंथ रखें तो स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। 800 नैनोमीटर से नीचे अगर हम वेवलेंथ को इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो स्कैटरिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उस लाइट को हम इस्तेमाल कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। यानी 800 नैनोमीटर से कम की लाइट को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी जो विंडोज़ हैं, जो 3 विंडोज जिस पर हम काम करते हैं, 850, 1310 एंड 1550, ये हमेशा तीनों 800 के ऊपर ही हैं। 800 से नीचे क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि 800 के नीचे हमें स्कैटरिंग मार डालेगी। स्कैटरिंग इतनी ज़्यादा होगी कि उसकी वजह से हम लोग सही तरीके से पावर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, या लाइट्स को सही तरीके से हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो 800 हमारा एक कट ऑफ लेंथ वो है, वेवलेंथ है, उसके नीचे हम नहीं जा सकते। तो 800 नैनोमीटर के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं हमेशा। 59 नंबर क्वेश्चन है, अ सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर हैज ए कोर डायमीटर। कितना होगा अश्विनी? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। आता कैसे है? 10 माइक्रोमीटर होता है, तो उस हिसाब से ये नैनोमीटर दिया था ना।
10 माइक्रोमीटर होता है, 10 नैनोमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो। हाँ, तो यहाँ पर 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है। तो 8 to 10 माइक्रोमीटर बैंड ये होता है, डायमीटर होता है, कोर डायमीटर ऑफ सिंगल मोड फाइबर, है ना। तो कोर डायमीटर जब इतना होता है 8 to 10 माइक्रोमीटर, तो जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मान लो 10 माइक्रोमीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये 0.01 नैनोमीटर आ जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से है। ये 10 वाले को लेकर चल रहा है, तो 10 माइक्रोमीटर को अगर हम नैनोमीटर में बदलेंगे तो हमें जो ये बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही बैठेगा। ठीक है, चलिए, तो 59 हो गया है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। वेफिल मक्स के स्लॉट नंबर 10 को किसके लिए अलॉट किया गया है? डेटा मॉड्यूल के लिए, वॉइस मॉड्यूल के लिए, या वॉइस एंड डेटा मॉड्यूल दोनों के लिए, या पावर सप्लाई के लिए? दोनों के लिए किया गया है ना। तो जो 5 नंबर से लेके आगे तक के जो मॉड्यूल है 5 to 13, वो हम लोग वॉइस एंड डेटा मॉड्यूल्स 5 to 11, 12 13 को तो डेटा वाला ही बोलते हैं। तो आगे के जितने भी 5 एंड स्लॉट नंबर 5 ऑनवर्ड्स जो हैं, वो हम लोग वॉइस एंड डेटा मॉड्यूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, 61 लिनक्स का क्वेश्चन है, बट इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो ऑप्शन होता है, कमांड कौन सा इस्तेमाल करना है अपडेट्स लेने के लिए। टू गेट अपडेट्स फॉर लिनक्स, हम लोगों के पास जो कमांड इस्तेमाल होता है वो है apt-get। अपडेट का जो कमांड है ना, ये लिनक्स में इस्तेमाल होता है। तो अभी हमने IP एक्सचेंज एक सेटअप किया है हाल फिलहाल में, तो हमें ये सारे कमांड्स की ज़रूरत वहाँ पर पड़ी है। apt-get स्पेस अपडेट, और अपग्रेड करना होगा तो अपग्रेड का भी इसी में एक लाइन आगे बढ़ानी पड़ती है ना। एंड अपग्रेड करना होता है। तो अब जो भी सॉफ्टवेयर है वो अपडेट भी होगा, अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया है तो अपग्रेड हो जाएगा।